हे गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने समझा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और इंडियन पॉलिटी में हमारे फंडामेंटल राइट्स चल रहे हैं। तो दिस इज अबाउट मी एंड यू कैन रीड माय नेम। दिस अबाउट मी, एजुकेटर एट एक्सलेंस आईएएस। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस में और जो यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम होता है फिर उसको आगे फर्दर प्रोसेस में भाग नहीं लिया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने बात की थी कल की व्हाट इज राइट। मैंने बताया था आपको कि जो स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं उनको जो सिटीजन्स होते हैं और नॉन भी सिटीजन होते हैं वो क्लेम करते हैं उनके राइट्स, उनके लिए ये बहुत जरूरी होते हैं। ये अगेंस्ट किसके क्लेम करते हैं? ये स्टेट यानी गवर्नमेंट के क्लेम करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर होती है तो सिटीजन्स के पास में राइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये फंडामेंटल क्यों मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल इसलिए है क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो इंटेलेक्चुअल यदि विकास करना है ना, मोरल विकास करना है और स्पिरिचुअल विकास करना है तो उनको अधिकार देने होंगे, अधिकार जिस पर वो क्लेम कर सकें। ठीक है जी, तो राइट टू लाइफ एक सबसे बड़ा अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने में कितनी सारी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। उस जीवन को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए लाइफ स्टाइल को अच्छा करने के लिए, एक बेहतर लाइफ स्टाइल देने के लिए बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स की आवश्यकता होती है। कल मैंने आपको बताया था कि ये जो राइट्स हैं, राइट्स ब्रिटिश काल में राइट्स नहीं थे। ब्रिटिश काल में राइट्स नहीं थे, हमारा शोषण हुआ करता था। और ये राइट्स की परंपरा मतलब ये कहाँ से शुरू है? इनको मेगना कार्टा भी कहा जाता है ना। मेगना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंग्लिश पीपल जो थे 1214 में जो किंग जॉन एक राजा थे, वहाँ के लोगों ने ये जो राइट्स की मांग की उनसे, ये बोला कि हमको लिबर्टी चाहिए। तो वहाँ के राजा ने लीगल डॉक्यूमेंट्स में, लीगल रिटन डॉक्यूमेंट्स में उनको ये अधिकार दिए। तो सेम इसी प्रकार से भारत में भी हमारे जो राइट्स है वो लीगली रिटन डॉक्यूमेंट में निहित है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि इनको मेगना कार्टा क्यों कहा जाता है। और उन्हीं के लिए ये जो मैंने ये वाक्य सुनाया, ये उनके अधिकारों को जो एक रिटन डॉक्यूमेंट में था उनको मेगना कार्टा के नाम से जाना जाता था। तो सेम सेम इसी प्रकार से हम भी भारत के ये जो पार्ट है इसको मेगना कार्टा बोलते हैं। ठीक है जी, इसको कॉर्नर स्टोन भी बोलते हैं, कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉर्नर स्टोन। इनको कॉर्नर स्टोन भी बोला जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये एब्सोल्यूट क्यों नहीं है, क्वालिफाइड क्यों है, नॉन परमानेंट क्यों है ना। ये सस्पेंड किए जा सकते हैं, इनका स्कोप है वो आर्टिकल 31 ए बी सी, और जो कि डीपीएसपी के लिए जो कानून बनेंगे, यदि ये फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे अगर कंट्राडिक्ट करते हैं तो ये वहाँ पे इनका जो एरिया है, स्कोप है, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, लिमिटेड है वहाँ के लिए, है ना। तो ये चीज़ आपको सारी मैंने बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्जियन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और फंडामेंटल राइट्स की, वो प्रोटेक्ट करता है। आप डायरेक्टली कोई भी व्यक्ति है उसके यदि फंडामेंटल राइट्स के यानी कि मूल अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है जी, ये जो अधिकार थे, ये अधिकारों को मिलना अमेरिका में, जैसे कि अमेरिका एक वाक्य है, अमेरिका में इनको विल ऑफ राइट्स भी बोला जाता है, विल ऑफ राइट्स। यहाँ के ये इस प्रकार के अधिकार, फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन पीपल को भी मिले हैं तो उनको बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया था कि कितने प्रकार के राइट्स होते हैं, नेचुरल राइट्स, यूनिवर्सल, ये सभी यूनिवर्सल होते हैं। ये जो ह्यूमन राइट्स है, नेचुरल राइट्स यूनिवर्सल होते हैं। सिविल राइट्स है, संविधान के द्वारा दिए जाते हैं, है ना। और जो ये यूनिवर्सल नहीं होंगे, क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग राइट्स मिले हुए हैं, सभी देशों में एक जैसे राइट्स थोड़े ना मिले हुए हैं। तो ये संवैधानिक रूप से ये नहीं है ना जी। तो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया?
तो स्टैच्यूटरी राइट्स कोई लॉ पास करके दिया जाते, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है जैसे हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए। यहाँ पे बताया था कि राइट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, और जो 15 का सब क्लॉज 2 है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, हाँ कोई भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव उसके खिलाफ भी, कोई प्राइवेट पर्सन भी यदि करता है तो उसके खिलाफ भी ये राइट्स काम करते हैं, है ना। कोई अनटचेबिलिटी है ना, तो वो फैलाता है, जो मानसिक रूप से अनटचेबिलिटी है कि वो प्रैक्टिस में अगर दिख रही है कि अनटचेबिलिटी वहाँ प्रैक्टिस की जा रही है, तो वो व्यक्ति डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यहाँ पे बताया था कि स्टेट की डेफिनेशन, स्टेट जो है ये टर्म जो है ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि स्टेट का टर्म ऐसा है कि ये फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है और डीपीएसपी का जो पार्ट है, यहाँ पे स्टेट एक टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए समझना कि इसका मतलब क्या होता है। मैंने बताया था कि स्टेट का मतलब गवर्नमेंट ना होकर, गवर्नमेंट एक पार्ट है स्टेट का, गवर्नमेंट एक ऑर्गन है, गवर्नमेंट एक एलिमेंट है, बट हम डायरेक्टली थोड़ा समझने के लिए हम गवर्नमेंट को बोल देते हैं, है ना। गवर्नमेंट का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, आईएएस आईपीएस और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जितने भी प्रकार के पटवारी वगैरह, है ना। और पार्लियामेंटेरियन ये हो गया, पार्लियामेंट में एमपीस लोकसभा से और राज्यसभा से, ये सेम इसी प्रकार से स्टेट में फॉलो होता है। लोकल बॉडीज होती है, पंचायती राज सिस्टम, है ना, ओएनजीसी, एलआईसी वगैरह, जितने भी प्रकार के सभी राज्य की मतलब गवर्नमेंट के डेफिनेशन में आ जाते हैं, राज्य की डेफिनेशन में आ जाते हैं। एक जो चीज थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी, वो मैं बताना था कि जैसे कि जुडिशियल रिव्यू होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, है ना। तो डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू में क्या है कि जैसे 13 का सब क्लॉज ए, सब क्लॉज 1, 2, यार थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि डायरेक्टली लैपटॉप के कर्सर से ये बनाना, एक्चुअली जो टीचर्स जो टेक्नोलॉजी में इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि उनको स्कूल में इतना सिखाया नहीं गया, तो उनके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाती है सीखना वो, बट वो मेहनत करते हैं। जब आपको नॉलेज शेयर कर सकते हैं तो ये चीज़ें उनके लिए ज़्यादा कठिन नहीं होती हैं हालांकि। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे हेल्प करिए, इन चीज़ों को थोड़ा समझिए आप, है ना। क्योंकि ये इसलिए नहीं सीखी है क्योंकि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट स्कूल की क्या हालत है। अभी इन पे बात आई है ना, ये एक कमेंट बोला है कि ये ऐसा क्यों है कर्जा, वो पेन टैब क्यों नहीं मंगा लेते। हाँ सही बात है, पेन टैब मंगा सकते हैं, बिल्कुल मंगा सकते हैं। जब ये लैपटॉप ले सकते हैं तो पेन टैब भी मंगा ही सकते हैं। परंतु सरकारी स्कूलों की वो हालत है जो हम सभी जानते हैं, और ये कहने में मुझे बड़ा दुख की बात लगती है कि जहाँ पे एक देश विश्व गुरु हुआ करता था, पूरे विश्व को शिक्षा बांटता था, हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे कई बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हमारे भारत देश में थी, भारतवर्ष में थी, आज एजुकेशन में इतना पिछड़ क्यों गया है। उनका कारण है कि गवर्नमेंट की जो विल है, पॉलिटिकल विल, वो एजुकेशन को बनाने की है ही नहीं। वो चाहते ही नहीं है कि देश में एजुकेशन अच्छा हो। यदि वो चाहते तो देश का एजुकेशन बजट को बढ़ाते, वो क्यों नहीं बढ़ाते हैं एजुकेशन बजट। आप कल्पना कर सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश से जो पेपर आते हैं, इंग्लिश में जो यूपीएससी का पेपर आता है, आप उसका सिलेबस देखिए, पेपर सेकंड में ही बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो जो बच्चा गांव में, उसको इंग्लिश पढ़ना तो छोड़िए, बोलना तो छोड़िए, उसको सिखाई भी नहीं जाती, बेसिक चीजें भी नहीं सिखाई जाती, वो बेसिक चीजें बहुत आगे जाके सीखता है। और हम कल्पना करते हैं कि आईएएस आईपीएस डॉक्टर आईआईटीएन गांव से निकले, एक मजदूर के बच्चे निकले। अरे छोड़ दीजिए यार, ये चीजें कल्पना से ही बाहर है ना। तो जो जितने भी आईएएस आईपीएस निकलते हैं ना, उनका बैकग्राउंड देख लीजिए आप, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छे घर से होता है। हाँ मैं मानता हूँ कि बहुत सारे एक्सेप्शन से जो आईएएस आईपीएस निकलते हैं वो बहुत गरीब परिवार से भी निकले हैं। बहुत सारे हमारे पास उदाहरण है, अंसार शेख सर हैं, बहुत सारे उदाहरण है ना।
परंतु उन्होंने बाद में जाके बहुत मेहनत की। उनको स्कूल में नहीं सिखाया गया ये इंग्लिश, उनको स्कूल में नहीं सिखाई गई, उनको मैथ इतना अच्छा स्कूल में नहीं किया गया। तो ये बात थोड़ा समझिए आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ बन नहीं सकते, बनते भी हैं और बनेंगे भी। जब बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचरों की जो प्रोडक्शन होगा ना देश में, बहुत सारे, जब दोबारा से विश्व गुरु बनने की तरफ भारत बढ़ेगा और बहुत सारे अच्छे टीचर भारत में निकलेंगे, जब टीचर मेन प्रोफेशन हो जाएगा ना साइड प्रोफेशन की जगह, तब उस दिन मैं मान लूंगा कि हाँ गांव से भी एक बच्चा IAS IPS, जो मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा जिसके पास 1 एकड़ भी जमीन, छोड़ो 1 बीघा भी जमीन नहीं है, वो भी IAS IPS बन सकता है। और बिना किसी कोचिंग के IAS IPS बन सकता है। आज कोचिंग कितनी महंगी है पता है आपको? कोचिंग की फीस ही इतनी है कि वो कभी कल्पना ही नहीं कर सकता। कितने सारे टीचर्स है, वो टीचर बनने की नहीं सोचते, वो उनके पास नॉलेज है बट शेयर करना चाहते हैं, बट कैसे करें? टेक्नोलॉजी इतनी है कि लैपटॉप भी बहुत महंगा आता है, कहाँ से करेंगे शेयर यार? शेयर ही नहीं कर सकते। जब वो इतना सारा अटर्म खरीदेंगे उसके बाद शेयर करना होगा। टेक्नोलॉजी में पीछे है वो। अगर देश का एजुकेशन बजट बढ़ता है तभी देश की तरक्की संभव है। क्योंकि आप इतिहास को उठा के देख लीजिए कि जो भी देशों ने तरक्की की है, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, उन्होंने अपना GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन पर खर्च किया है ना, ह्यूमन रिसोर्सेस बनाने के लिए खर्च किया है। हमारे यहाँ पे नेता बातें करते हैं, केवल वादे करके चले जाते हैं, चुनाव आते तभी वादे उनके मुंह से निकलते हैं, वो कोई फुलफिल नहीं हो रहे वादे। थोड़ा नेगेटिव, इसलिए मैं नेगेटिव नहीं है, सच्चाई है। पॉजिटिव पॉइजन लेने से अच्छा है कि व्यक्ति सच्चाई को जान ले। ठीक है जी, तो नेगेटिव नहीं हो रहा मैं ये, बट सच्चाई है, आप देख लीजिए आप उठा के। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। 13 जो का 13 का सब क्लॉज एक है जो, ये क्या कहता है? जितने भी कानून हैं, संविधान की शुरुआत हुई जब, कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे पहले के जितने भी कानून हैं, यदि वो मौलिक अधिकारों से टकराव करते हैं तो सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे। सब क्लॉज 2 क्या कहता है? कि स्टेट कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाएगा जो कि इस पार्ट से, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के पार्ट को कंट्राडिक्ट करता हो, यानी कि सामना करता हो, यानी कि उनको प्रभावित करता हो। कोई संविधान, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई ऐसा कानून है बैक में, हिस्ट्री का जो कानून है, जो देश का संविधान बना, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है, यदि उस वही पुराने लॉस अभी अगर चले आएंगे तो फंडामेंटल को मतलब प्रभावित करते हो। जैसे बोलने का अधिकार पहले अंग्रेजों के टाइम में नहीं था, मतलब प्रेसेस थी बट उनको बहुत ज्यादा रोका जाता था, प्रेसेस की आजादी बहुत ज्यादा नहीं थी। जैसे सती प्रथा है, आज के टाइम में वो कंट्राडिक्ट करेगी महिलाओं के अधिकारों को लेके, उनका आपस में टकराव होगा, है ना। बोलने की आजादी, अनटचेबिलिटी, यदि पहले अनटचेबिलिटी पे कोई ऐसा कानून, वो तो बहुत जाके अंग्रेजों ने उस पर शुरुआत की, बट अनटचेबिलिटी तो देश में बहुत ज्यादा स्प्रेड करती थी, बहुत ज्यादा फैली हुई थी। तो अनटचेबिलिटी आज आज आर्टिकल 17 यदि थोड़ी प्रॉब्लम थी अनटचेबिलिटी, तो आज तो वो कंट्राडिक्ट करेगी, तो ऑटोमेटिकली उसको खत्म किया गया। ठीक है, बधुआ मजदूरी, जिसको मौलिक अधिकारों के माध्यम से अगर वो कंट्राडिक्ट करेंगे तो खत्म किया गया। है ना। तो इसमें 4 सब क्लॉजेज हैं, यानी कि भारत सरकार, पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि मौलिक अधिकारों से कंट्राडिक्ट करते हो। ठीक है, हाँ, मौलिक अधिकारों में आर्टिकल
368 के तहत बदलाव हो सकता है, पर बेसिक स्ट्रक्चर को टच किए बिना। बेसिक स्ट्रक्चर में बाद में बताएंगे कि आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं एक्चुअली, है ना। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है रूल ऑफ सेवरेबिलिटी। इधर बनाते हैं। सेवरेबिलिटी, इसका जो आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 और 2 है, ये कहता है कि एनी पार्ट ऑफ अ लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 यानी थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी डिक्लेयर्ड वॉइड टू एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी। यानी कि कल मैंने आपको जो बताया था कि जैसे क्या होता है कि कोई कानून बिल पास हुआ, बिल मतलब बिल आया, वो एक्ट कब बनता है, जब दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति जी के उसमें सिग्नेचर होते हैं ना, उनकी कंसेंट होती है, तो तब जाके वो बिल बनता है। यदि उस बिल में भी यदि कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट है, तो वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। उसके बाद भी वो चेक हो, उसके बाद उसमें पार्ट भी चेक किए जा सकते हैं कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को तो इफेक्ट नहीं कर रहा, फंडामेंटल राइट्स को तो इफेक्ट नहीं कर रहा, है ना, मतलब उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है ना, लोगों के अधिकार तो उसमें नहीं छिन रहे, ऐसे कई कई सारे कानून, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 5 क्लॉजेज हैं, है ना, कोई भी बिल आया उसमें 5 क्लॉजेज। हो सकता है कि इसका 20% जो हिस्सा है वही मतलब कौन संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको वो कंट्राडिक्ट कर रहा हो, यानी कि उसका टकराव हो रहा हो, है ना, उसको प्रभावित कर रहा हो, तो इस पार्ट को हटाया जा सकता है ना। और ये जो बच्चे पार्ट है, ये जो बच्चे पार्ट है, इन पे चर्चा की, इनको लागू किया जा सकता है। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि 80वां पार्ट मतलब 50% पार्ट सही है और 50% पार्ट गड़बड़ पाया जाता है, तो ये संभव है कि पूरा कानूनी वापस होगा, पूरा कानूनी डिक्लेयर किया जाएगा वॉइड, है ना, नल एंड वॉइड। अगर मान लीजिए 80% थोड़ा भी अगर गड़बड़ होता है, लगता है सुप्रीम कोर्ट को यार ये और भी संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित कर सकता है, वो भी नल एंड वॉइड हो। तो जो जो क्या था, रूल ऑफ सेवरेबिलिटी, यही है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है ना। अभी एक और है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, है ना। इसमें जितने भी कानून हैं जो इन्फोर्स्ड हैं, क्या था, जितने भी कानून हैं, यदि संविधान की जो शुरुआत हुई थी, जो जब लागू हुआ उससे पहले के जो कानून हैं, यदि फंडामेंटल राइट्स को कंट्राडिक्ट करते हैं तो नल एंड वॉइड होंगे। ये मैं बता चुका हूँ, मैं बस ये बता रहा था डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स ये कहलाता है ना। आइए
यहाँ पे देखते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या है। आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन कानून से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है, और सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा लॉस का। जो रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज, सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा, ये आर्टिकल 14 में कहते हैं ना। स्टेट, इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि देश में जो लोग रह रहे हैं उनको कानून से तो एक तो ऊपर नहीं है वो, दूसरे उनको कानून का बराबर से उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, है ना। कोई व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस ना करे, वो सीधा कानून का सहारा ले, कानून उसकी रक्षा करेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक्चुअली ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। वो कैसे नेगेटिव है? वो कैसे नेगेटिव है? क्योंकि कोई भी पर्सन कानून से ऊपर नहीं है ना, और सोशल स्टेटस हो, कोई भी पर्सन कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह कितना भी अमीर हो, गरीब हो, है ना, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, और तुम्हारे विधायक हो, पार्षद हो, बिजनेसमैन हो, अडानी अंबानी, जितने भी हैं, नीरव मोदी, जितने भी लोग हैं, ये कोई कानून से ऊपर नहीं है ना। संवैधानिक रूप से, प्रैक्टिकली बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो सभी जानते हैं, संवैधानिक रूप से ये कानून से ऊपर नहीं है ना। बट हाँ, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और राष्ट्रपति और आपके राज्यपाल के लिए, यानी कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। का रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ इक्वालिटी, है ना, इसका एक मतलब है कि ये जो रूल है, ये जो आर्टिकल है, ये अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, यानी अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, कर्टेल किया जा सकता है। यानी कि इसके लिए मैंने आपको बताया अभी कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, और वो एक्सेप्शंस इस प्रकार से हैं कि आर्टिकल 361, इसमें क्या दिया हुआ है, ये प्रोवाइड करता है कि ये लिखता है, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, यानी किसी भी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, जब तक वो टेन्योर में हैं, जब तक वो बने हुए हैं, उस पद पर हैं, वो उस प्रोसीडिंग से बाहर हैं। यानी कि ये रूल ऑफ लॉ फिर कैसा रहा? मैंने बताया था आपको कि ये एक्सेप्शंस हैं, इसमें भी कुछ मतलब इसमें भी आपको ये बढ़िया सरप्राइज देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति और गवर्नर आप बन जाओ और आप किसी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से आपको कोई कुछ गिरफ्तार भी नहीं कर सकता। और ये रूल ऑफ लॉ, ये यहाँ पे इसका स्कोप कैसा है कि रूल ऑफ लॉ, जैसे आर्टिकल जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो इसमें ये कहा गया था कि जो आर्टिकल 31C है वो ऐड किया गया एक अमेंडमेंट के थ्रू, प्रोवाइड करता है कि जब फंडामेंटल राइट जो है वो जब डीपीएसपी लागू होंगे, उनके लिए कोई कानून बनेगा, तो ये इनका स्कोप लिमिटेड हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शंस में एक है। जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं, कमिश्नर होते हैं, है ना, एम्बेसडर होते हैं, फॉरेन सोवरेन होते हैं, इनको फुल इम्यूनिटी मिली हुई है जुडिशियल प्रोसीडिंग से, है ना, तो वो उनका केस वहां चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। तो ये कानून के सामने बराबर नहीं है, यहाँ पे ये कानून के सामने बराबर नहीं है। और इसमें एक्सेप्शंस क्या है? आर्टिकल 359 का सब क्लॉज 1, 359
जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी, डिक्लेयर होगी, तो ये आर्टिकल सस्पेंड हो जाएगा आपका। ये इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। आर्टिकल 15 अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा आर्टिकल 15 क्या होता है, आर्टिकल 15 में क्या दिया हुआ है।